किसी व्यापार संघ के पास 30,000 रुपये का कोष है। एक व्यापारी है जिसकी कैपिटल 30,000 रुपये है। ठीक, 30,000 रुपये को हम यहाँ पर लिख रहे हैं। प्रश्न को समझ लेना। एक व्यापारी है जिसके संघ के पास 30,000 का कोष है, जिसे वह दो भिन्न भिन्न प्रकार के बॉन्डों में निवेश करता है। बॉन्ड जानते हो आप क्या होता है? बॉन्ड एक शेयर मार्केट का एक तरह से एक उपक्रम है। ठीक है, शेयर मार्केट में निवेश करने का। जैसे आपने राष्ट्रीय बचत पत्र सुना है, राष्ट्रीय बचत पत्र डाकखाने से मिलता है, जिसकी अवधि होती है, पहले 5 साल थी, अब 7 साल है। कि जैसे आपने 2,000 रुपये का राष्ट्रीय बचत पत्र खरीदा, तो उसे आप 7 साल बाद उस 2,000 रुपये का पत्र दे के 4,000 रुपये गवर्नमेंट से ले सकते हो। ऐसा आज भी मिलता है। ठीक है, मतलब वो अवधि होती है पैसे जमा करने की। जैसे कोई 20,000 का लेता है, कोई 50,000 का लेता है, कोई 1,00,000 का लेता है। तो ऐसे ही एक व्यापारी है जिसमें 30,000 रुपये का कोष है, जिसे वह दो भिन्न भिन्न प्रकार के बॉन्डों में निवेश करता है। प्रथम बॉन्ड पर उसे 5% वार्षिक। अब एक बात बताओ जरा, आपकी जेब में 2 प्रकार के बॉन्डों में निवेश कर रहा है। ठीक, एक पर वार्षिक ब्याज मिल रही है 5%। अब कितना निवेश किया ये नहीं बताया उसने, तो हमने मान लिया कि उसने एक बॉन्ड पर x रुपए का निवेश किया। ये रुपए 30 है, 30,000 है। अगर यहाँ पर उसने x रुपए का निवेश किया तो यहाँ पर कितने रुपए रह गए? हाई स्कूल में पढ़ते थे हम। अगर आपकी जेब में 30 रुपये है, 30,000 माइनस x, 30,000 माइनस x बनेगा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 30,000 माइनस x। ठीक है, एक पर निवेश पर एक व्यापारी एक बॉन्ड पर जब निवेश करता है उसे 5% ब्याज मिलती है। दूसरे बॉन्ड पर निवेश करता है तो उसे 7% ब्याज मिलती है। तो उन्होंने ब्याज को भी ओपन किया है कि एक पर कुल वार्षिक 1,800 रुपये मिल रहा है साल में, और एक पर वार्षिक 2,000 रुपये मिल रहा है। ठीक है, उन्होंने कहा है कि मतलब राशि कितनी है, 30,000 रुपये को उन्होंने कैसे बांटा है कि कितना रुपये डिवाइड हो रहा है। प्रश्न समझ में आ गया? ठीक है, किसी व्यापार संघ के पास 30,000 का कोष है, जिसमें दो भिन्न भिन्न प्रकार के बॉन्डों में निवेश करना है। प्रथम बॉन्ड पर 5% वार्षिक और द्वितीय बॉन्ड पर 7% वार्षिक ब्याज प्राप्त होता है। आव्यूह गुणन के प्रयोग से निर्धारित कीजिए कि 30,000 के कोष को 2 प्रकार के बॉन्डों में निवेश करने के लिए किस प्रकार बांटें कि व्यापार संघ को प्राप्त कुल वार्षिक ब्याज 1,800 रुपये और दूसरे पार्ट में 2,000 रुपये प्राप्त होता है। कोई प्रश्न है? बताओ। देखो भाई, हमने यहाँ पे लिखा, माना व्यापारी पहले बॉन्ड में निवेश धन x, दूसरे बॉन्ड में निवेश धन $30,000 माइनस x। ठीक है, अब जरा देखो यहाँ x 30,000 माइनस x। ठीक है, हमेशा आव्यूह में एक बात को रो में लिखते हैं, दूसरी बात को हम कॉलम में लिखते हैं। तो यहाँ पर जो इंटरेस्ट रेट है वो 5% और 7% है। ठीक है, दोनों में पहले बॉन्ड में निवेश करने पर कितना रुपए मिल रहा है? 1,800। ठीक है, अब इसका गुणा इसमें करेंगे तो यहाँ लिखेंगे x इंटू 5% प्लस 30,000 माइनस x गुणा 7%। सिंपल है, कोई दिक्कत है नहीं।
अब इसके बाद 7% को हटाओ, परसेंट को हटाते क्या करते हैं? 100 का भाग, 1/100 का भाग बोल सकते हैं, 1/100, 100 का भाग बोल सकते हैं, 1/100 का गुणा। ठीक है, ठीक है। अब समान हर है, ठीक है, तो एलसीएम तो समान हर का समान हर ही रहता है। 5x 7 का मल्टीप्लाई अगर हम इसमें कर दें तो 7 तिया होते हैं 21, ठीक है, सारे जीरो लगा दो, -7x बराबर 1800, ठीक है। 5x 7x ये आया -2x। अब इसके बाद क्या लिख सकते हैं? प्लस के 21,000 तो साथ साथ चलेंगे ही, 21 2,10,000 है ना, ये 100, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, -2x + 2140, सही है। -2x = 840 माइनस कितने हो गए, कितने बचे? 1,80,000 ही बचेंगे, देख लियो, ज़्यादा बची हैं, ज़्यादा मुनाफा हो जाए। हाँ, अब कितने आ गए? माइनस माइनस प्लस कर दो ना, काय माइनस का चक्कर लगा रहे? x बराबर ठीक है, ये इतना आ रहा है, ठीक। अब अगर हम इस बॉन्ड से चेक करते हैं कि पहले में अगर हमने 15,000 लगाया तो इसमें भी 15, अब दूसरे बॉन्ड से भी चेक करेंगे कि उस पर जो हमें वार्षिक ब्याज मिल रही है, पहले पर 1800 मिल रही थी, दूसरे में मिल रही है हमें 2000, ठीक है। तो फिर ऐसे ही चेक करेंगे, बस यहाँ पर क्या है, ये चेंज हो जाएगा 1800 की, करो फटाफट। सेम कंडीशन है, बस 1800 की जगह रिप्लेस करके आपको 2000 लिखना है। ये आ गया। एक्स की वैल्यू देखो, पहले बॉन्ड में अगर 15,000 इन्होंने निवेश किया है तो दूसरे बॉन्ड में 15,000। अगर इन्हें ब्याज 2,000 रुपये मिलती है वार्षिक,
तो यहाँ पर हमने 2000 रखे भी किया है, तो पहले बॉन्ड पर इनका निवेश है 5000 रुपये का, और पहले में निवेश 5000 का अगर मानते हैं तो दूसरे में निवेश 25000 का हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे पहले बॉन्ड पर निवेश धन 5000, ठीक है, और दूसरे बॉन्ड पर निवेश धन 30,000 माइनस 5,000 बराबर 25,000। ठीक है, क्या कहाँ पे 5 जीरो आएगा? यहाँ तो सही है। अब ठीक है, आगे बढ़े। जहाँ में कोई झोल जाल तो ना है। तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है छोटा सा। अरे अभी आपने ही तो बोला था जल्दी जल्दी करा दो। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी स्कूल की क्वेश्चन नंबर 20। स्कूल की पुस्तकों की दुकान में 10 दर्जन रसायन विज्ञान, 8 दर्जन भौतिक विज्ञान और 10 दर्जन अर्थशास्त्र की पुस्तकें हैं। तो 3 तरह की पुस्तकें हैं। 10 दर्जन है यानी 10 गुणा 12, ऐसा ही है। 1 दर्जन में 12 वस्तुएं होती हैं। किसी स्कूल की पुस्तकों में दुकान में 10 दर्जन रसायन विज्ञान, 8 दर्जन केमिस्ट्री है यानी रसायन विज्ञान, ठीक है, और 8 दर्जन भौतिक विज्ञान, 10 दर्जन रसायन विज्ञान, 8 दर्जन भौतिक विज्ञान और 10 दर्जन अर्थशास्त्र हैं। ठीक है, अब इसकी जो वस्तुएं देखो, पहली हमने आपको बताया था अगर 2 टाइप में अगर डिवाइड है क्वेश्चन तो पहले को रो में लिख लो और दूसरे को कॉलम में लिख लो। अब लिखा है पुस्तकों के विक्रय मूल्य क्रम से 80 रुपया, 60 रुपया और 40 रुपये है बस। ठीक है, 80 रुपये, 60 रुपये और 40 रुपये। आप भी बीजगणित के प्रयोग द्वारा ज्ञात करो कि सभी पुस्तकों को बेचने से दुकान को कुल कितनी धनराशि प्राप्त होगी। मल्टीप्लाई कर दो, फिर इसको आप ए मान लो और इसको आप बी मान लो। तो ए बी इसको लिख लो 12 धाई 120, 12 अट्ठे 96 और 120, और ये हो जाएगा 80, 60, 40। रो बाई कॉलम मल्टीप्लाई करना है। 120 गुणा 80 प्लस 96 गुणा 60 प्लस 120 गुणा 40, ये इतने की पुस्तकें बन जाएंगी। 12 अट्ठे 96, 6 छिंग 36, 6 नम 54 और 3 57 और 12 चौक 48। ऐड करेंगे 0 0
0 6 और 6, फिर उसके बाद बनता है 8 7 15, 15 और 6 21, कैरी 2, 2 और 4 6, 6 और 5 11 और 9 20, 20,160 रुपये आ रहा है। बस हो गया। विक्रेता को प्राप्त धनराशि 20,160 रुपये। ठीक है, सुना है ना? करवाएंगे, इतनी जल्दी क्या है, अभी करवाऊंगा। अरे ये हुआ है, बहुविकल्पी भी करवा दूंगा, आप बेफिक्र बैठिए, अभी करवा रहा हूँ बहुविकल्पी। छोटे छोटे बहुविकल्पी हैं, निशान लगाने हैं बस आपको। सर 15 तारीख, होली के बाद। हमने तो 1 तारीख से बोला था, बच्चे ने, अरे तो जैसे आप लोग हैं आराम वाले, तो उनने भी कह दिया, हमने उनसे कहा था छोड़ रहे हो उसे पढ़ने लगो। अरे नहीं सर, हम नानी के यहाँ जाएंगे, हम बुआ के यहाँ जाएंगे। तो कोई बात नहीं, आप बुआ के नानी के घूम लो, फिर हम भी कहीं चले जाएंगे। लिख लो आराम से, लिख लो। बहुत, और क्या चाहिए, इतने पैसे पूछे उन्होंने, वो तो क्वेश्चन अलग है ना। हाँ ये कराएंगे, आप टेंशन नहीं लो, सब कराएंगे, कोई चीज़ छोड़ेंगे नहीं, कोशिश यही रहेगी कोई चीज़ ना छूटे। फिर भी देखते हैं। हाँ आगे बढ़े, छाप बहुत देर में पाते हो, 12 में आए गए। देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है, XYZ। देखो समझने वाली बात सिर्फ 2 ही क्वेश्चन में है, जितना आपने समझा है अभी तक चेक करेंगे कि आपने कितना समझ लिया है अभी तक। मैट्रिक्स के अंदर मतलब एक्सरसाइज है आपकी 3.2, 3.2 में आपने कितना सीखा है, 3.1 और 3.2 से इस क्वेश्चन के अंदर निकल के आ जाएगा। अभी यहाँ लिखा हुआ है XYZ W तथा P क्रम से 2 गुणा N, ये इसके ऑर्डर है, यानी इसका एक क्रम है। X एक आव्यूह है, ये आव्यूह है, ठीक है, और ये आपकी कोटि है। 2 गुणा N, 3 गुणा K, ये है 2 गुणा P, और ये है N गुणा 3, और ये है P गुणा K। वही है, देखो भाई ये क्वेश्चन, ठीक, मतलब ये क्वेश्चन में गिवन है, जो हमें दिया है। क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन आपका ये है, क्वेश्चन नंबर 21, ये गिवन है, यानी x की वैल्यू ये है, y की वैल्यू ये है, z की वैल्यू ये है, w की वैल्यू ये है, वैल्यू मतलब कोटि, हाँ, और p का मान ये है, ठीक है। अब इसमें इन्होंने बोला है p बाई प्लस w बाई, p बाई प्लस w बाई के परिभाषित होने के लिए n के तथा p पर क्या प्रतिबंध है, ठीक है, यानी क्या इसकी क्या वैल्यू निकल के आएगी, ठीक है। इन्होंने 4 ऑप्शन दे रखे हैं, वैसे तो आप ऑप्शन लगाओ तो पहला वाला सही है, ठीक है, लेकिन डिफाइन कैसे होगा वो देख लो जरा, ठीक है। यहाँ पर P और बाई, तो P का जो क्रम है वो है P गुणा K, यही है ना। फिर बाई है, बाई का जो क्रम है 3 गुणा K,
ठीक है, प्लस डब्लू का है, डब्लू का जो क्रम है n क्रॉस 3 और डब्लू के बाद बाई ऑलरेडी फिर से है तो 3 गुणा k। ठीक है, अभी हमने एक बात करी थी आपसे मल्टीपल के अंदर, यही यहाँ इसमें मल्टीपल हो रहा है p और बाई का। तो p और बाई का मैट्रिक्स के अंदर जब मल्टीपल होता है तो हमने एक बात बताई थी, जैसे कोई मैट्रिक्स है आपके सामने 2/3 की और दूसरी मैट्रिक्स है, ये A मैट्रिक्स है, ये B मैट्रिक्स है और इसकी वैल्यू है 3/2। ठीक है, अब समझना ज़रा जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। दो मैट्रिक्स हैं आपको, आपका एक मैट्रिक्स का ऑर्डर 2/3 है और दूसरी मैट्रिक्स का ऑर्डर 3/2 है। मैंने अभी आपको बताया था कि पहली मैट्रिक्स का रो और दूसरी मैट्रिक्स का कॉलम, पहली मैट्रिक्स का रो और दूसरी मैट्रिक्स का कॉलम, इसका क्रम बनता है। यानी जो मैट्रिक्स मल्टीपल होके आएगी वो मैट्रिक्स बनेगी 2/2। दूसरी बात, एक बात और, ये लिखा है 3/3, यानी पहली मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरी मैट्रिक्स का रो अगर इक्वल है, इक्वल होना चाहिए मल्टीपल के अंदर, जैसे यहाँ इक्वल है। ठीक है, अब इक्वल का मतलब क्या निकलेगा वो हम आपको अभी बताएंगे। जैसे यहाँ 2/2 ये मैट्रिक्स आ गया। ठीक, अब यहाँ पे जरा देखो, ये लिखा है इसका मल्टीपल हो रहा है, यहाँ पर P और 3, पहली मैट्रिक्स का रो और दूसरी मैट्रिक्स का कॉलम, यानी P/, जो ऑर्डर तैयार होगा वो ऑर्डर तैयार होगा P/K का। ठीक है, अच्छा, इसके बाद सेम पोजीशन इसकी W/, का जो ऑर्डर है, यहाँ पे देखो ऑर्डर पहले से सेम। ठीक है, तो इसका n और इसका, ठीक है, अब बीच में क्या फंसा है, प्लस। प्लस कब होता है, प्लस कब होता है, जब मैट्रिक्स का ऑर्डर इक्वल हो, यानी इधर और इधर 2/2 और इधर भी 2/2 होना चाहिए, तभी तो हम जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं। तो यहाँ पर 2/2 है तो यहाँ पर कॉलम दोनों के सेम है कॉलम, तो फिर P बराबर, जब कॉलम बराबर है तो रो भी बराबर होगी, तो P बराबर n। ठीक है, अब इसके बाद P बराबर n किस में आ रहा है, पहले पार्ट में एक चीज़ और आ रही है, K बराबर 3 और आ रहा है। तो एक बात यहाँ पर ज़रा देख लो, जैसे हमने यहाँ पे लिया, देखो यहाँ पर P है पहली रो और दूसरी मैट्रिक्स का कॉलम, ये K है। अब यहाँ पर जब हम गुणा करते हैं तो पहली मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरी मैट्रिक्स की रो अगर बराबर है तभी गुणा होगा। अगर यहाँ पे देखो P बराबर n आ गया तो यहाँ पर ये भी बराबर होगा, K बराबर, ऐसे होगा। ये बहुत कुछ है इसके अंदर, पूरी मैट्रिक्स का सार है, दोबारा से समझ लो इसको ज़रा। जैसे यहाँ XYZ ये दे रखे हैं, ये वैल्यू दे रखी है। ठीक है, यहाँ P/, है, P का ये ऑर्डर लिखा हुआ है, बाई का ये ऑर्डर लिखा है। ठीक, अब सबसे पहली बात, जब भी गुणा करेंगे तो पहली मैट्रिक्स का रो बाई कॉलम करते हैं और दूसरी मैट्रिक्स का कॉलम, तो ये और ये, इसका मैट्रिक्स, इसका ऑर्डर बनेगा, यानी पहली का रो और दूसरी का, तब ये इसका गुणा होगा। आप जितने भी एग्जाम्पल दे रखे हैं आपकी बुक के अंदर, जितने भी आपने अभी सॉल्व करे हैं, कभी ये चीज़ नोटिस नहीं करी कि जैसे किसी का 1/3 है, जैसे हम एक एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं। जैसे यहाँ पर एक मैट्रिक्स लिखा है 1/3 और एक मैट्रिक्स लिखा है 3/1। ठीक है, एक मैट्रिक्स लिखा है 1/3, एक मैट्रिक्स लिखा है 3/1, तो इसका ऑर्डर कितने का बनेगा, 1/1 का बनेगा। ठीक है, हाँ, ऐसे ही यहाँ पे देखो जरा, पहला, अब इसमें हम गुणा कर रहे हैं तो P गुणा K का ऑर्डर आएगा, इसका N गुणा K का ऑर्डर आएगा। अब यहाँ पर
जोड़ रहे हैं तो जोड़ते जब ही हैं जब वर्ग आप भी होता है, यानी कॉलम और रो उसके बराबर हो। अब यहाँ पर के है, इसके कॉलम दोनों में बराबर है तो इसके रो भी फिर बराबर होगी। पी बराबर एन, अब पी बराबर एन है, अब के बराबर 3 तो है नहीं, तो के बराबर 3 को समझने के लिए यहाँ देखो, इसका कॉलम इसका रो बराबर है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर बराबर नहीं है। लेकिन यहाँ पर हमने ये देखा जब भी गुणा करते हैं तो ये चीज़ बराबर होती है, ये चीज़ बराबर होती है। आप जितने भी उदाहरण दे रखे हैं सबको चेक करो, ये चीज़ चेक करो आप कि इसका ऑर्डर चेक करो प्रत्येक मैट्रिक्स का, चाहे क्वेश्चन में दिया हो चाहे वो एग्जाम्पल में दिया हो। सिर्फ आपको क्या चेक करना है? एग्जाम्पल, सिर्फ उसका ऑर्डर चेक करना है। ऑर्डर चेक करो आपको अपनी आप समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट है एन बराबर पी, 7x - 5z की कोटि क्या है? 7x - 5z की कोटि क्या है? अब x की कोटि क्या है? 2 पाई है, माइनस z की कोटि क्या है? 2 बाई पी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो घटा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? जोड़ते हैं या घटाते हैं तो ऑर्डर कैसा होता है? बराबर होता है। रो की बराबर होगी, यानी इसमें 2 है, जब इसमें 2 और इसमें 2 आपस में बराबर है तो एन बराबर पी होगा कि नहीं होगा? ठीक है। अब यहाँ पे देखो जरा, एन बराबर पी 7x - 5z की कोटि है। अब इसकी कोटि के लिए अब जैसे एन बराबर पी दे रखा है, एन बराबर क्या हो गया? पी। अब यहाँ लिख सकते हैं एन की जगह क्या लिख सकते हैं? पी लिख सकते हैं, और यहाँ पी की जगह क्या लिख सकते हैं? एन लिख सकते हैं। ये 2 आंसर है, 2 गुणा पी और 2 गुणा एन। अब आपके में कौन सा आंसर ऑप्शन में दिखा है बोल, आप चेक कर साइन कर दो, वही आंसर है इसका, समझ गए? ऊपर से जा रहा होगा कुछ। कल आप जितने भी क्वेश्चन हैं, इसके जितने भी क्वेश्चन हैं मैट्रिक्स के, जितने अभी तक आपने पढ़े हैं, उन सब का ऑर्डर देखना, सबका, मल्टीपल का भी मैट्रिक्स का और एडिशन का भी मैट्रिक्स का, ठीक है। मल्टीपल मैट्रिक्स का ऑर्डर देखना, फिर उसका ये देखना है कि इसमें कौन सा ऑर्डर की मैट्रिक्स बन के आ रही है। हमने मल्टीप्लाई किया, अभी तक आपको ये नहीं पता था कि मल्टीप्लाई करने के बाद कितनी बड़ी मैट्रिक्स आएगी, कितने ऑर्डर की आएगी, ठीक है। तो आप पहले देखना, दोनों का ऑर्डर लिखना, ए का भी बी का भी, दोनों का ऑर्डर चेक करना, ठीक है। दोनों का ऑर्डर चेक करने के बाद लास्ट में क्या आ रहा है, कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स तैयार हो रही है, वो देखना। तो मल्टीप्लाई में हमेशा पहला रो और दूसरी मैट्रिक्स का कॉलम ये बराबर होना चाहिए, ठीक है। मतलब इसकी मैट्रिक्स बनेगी, जो गुणा की मैट्रिक्स बन के आएगी, जैसे ए ये लिखा है, बी ए लिखा है, तो ये ए बी में जो मैट्रिक्स बन के आएगी वो 1/1 की बन के आएगी। और दूसरी बात, दोनों मैट्रिक्स का जब आप गुणा कर रहे हो तो पहली मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरी मैट्रिक्स की रो का ऑर्डर समान होना चाहिए। गुणा जब कर रहे हो आप, मल्टीपल जब आप कर रहे हो तो पहली मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरी मैट्रिक्स का कॉलम रो बराबर होना चाहिए। चेक करके देख लेना, ये आप बात समझ गए? नहीं तो कल फिर डिस्कस कर लेंगे इस विषय पे, ठीक है। लिखने चाहो तो लिख लो, वैसे तो स्टिक लगा दो बस सरकारी।